यहाँ तक क्लियर है रैंक ऑर्डर कोएफिशिएंट के बारे में। ये दो मेथड हैं जो जनरली यूज किए जाते हैं कोरिलेशन को निकालने के लिए। जब बहुत सारा डेटा रहता है तो उसके अनुसार हम लोग निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे रिग्रेशन एनालिसिस। ये सभी के सभी मेथड जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, हाइपोथेसिस, कोरिलेशन, रिग्रेशन, ये सभी के सभी मेथड यूज किए जाते हैं इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में। ओके, तो ये सभी मेथड हम लोग पढ़ लेते हैं अभी एक एक करके। तीसरा है रिग्रेशन एनालिसिस। इसका मतलब क्या होता है रिग्रेशन एनालिसिस का? एनीबडी? कॉज इफेक्ट एनालिसिस। ओके, ये भी ठीक है। और एनीबडी? रिग्रेशन एनालिसिस। स्टैटिकल मेथड, ये दैट एवरीबॉडी नो दिस द स्टैटिकल मेथड। इसका मतलब क्या होता है? पॉसिबल आउटकम। ये भी बेसिकली रिलेशन निकालता है, जैसे अदर वेरिएबल्स जो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे कि कोरिलेशन में कैसे हम रिलेशन देखते हैं मल्टीपल वेरिएबल्स के वजह से V1 V2। ओके ओके, यहाँ भी हम देखते हैं रिलेशन को बिटवीन द डिपेंडेंट वेरिएबल। एक आपका यहाँ पर एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, और हो सकता है कि ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो सकते हैं, मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो सकते हैं। ओके, कई वेरिएबल्स हो सकते हैं जो आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, और एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, उनके बीच में हम प्लॉट करके डायग्राम बना करके इस प्रकार से एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ओके, वाई आपका जो होता है डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वी डी, और एक्स एक्सिस पे आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मल्टीपल वेरिएबल्स हो सकते हैं, उनके बीच में रिलेशन निकालना उसको हम बोलते हैं रिग्रेशन एनालिसिस। इज इट क्लियर? पॉसिबल आउटकम, नो, पॉसिबल आउटकम बेसिकली इज द रिलेशन बिटवीन मल्टीपल वेरिएबल्स। तो यहाँ पर एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, एक आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। ओके, जैसे कि हम लोग सिंपल कोरिलेशन निकाल रहे थे ना, वहाँ पर एक वेरिएबल होता है, दूसरा वेरिएबल, उनके बीच में रिलेशन देखते हैं। मल्टीपल में मल्टीपल वेरिएबल्स होते हैं, उनके बीच में रिलेशन देखते हैं। और रिग्रेशन एनालिसिस में आपका एक डिपेंडेंट वेरिएबल्स होता है और मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, उनके बीच में हम रिलेशन निकालते हैं, प्रोडिक्ट करते हैं। इज इट क्लियर? ओके, इसका कोई एग्जांपल अगर किसी को पता है बता सकता है, एनी एग्जांपल जहां पर हम एक डिपेंडेंट वेरिएबल लेंगे और मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। एनीबडी? कोई भी सिंपल सा एग्जांपल आप ले सकते हैं, इससे आपको क्लियर हो जाएगा रिग्रेशन एनालिसिस कि जहां पर एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। जैसे मान लीजिए आप कहीं पर सिटी में रूम लेने जाते हैं। ओके, क्लीननेस, नंबर ऑफ मॉस्किटो से, मलेरिया है।
ओके, पहले इसको समझ लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल आप एज ए स्टूडेंट कहीं पर जाते हैं किसी सिटी में पढ़ने के लिए, तो वहाँ पर रूम देखने जाते हैं, तो उसका जो रेट होता है, प्राइस होता है हाउस का, रेंट रेंट जो होता है वो डिपेंड करता है मल्टीपल फैक्टर पर। कौन कौन से हो सकते हैं कि उसका साइज कितना है रूम का। ओके, बड़ा रूम है, छोटा रूम है, कितने पास है आपकी यूनिवर्सिटी आपके कॉलेज से, क्योंकि जो यूनिवर्सिटी के पास में जो हॉस्टल्स वगैरह होते हैं वो महंगे होते हैं। ओके, जो दूर होते हैं थोड़ा सस्ते होते हैं। ओके, आपके एरिया से कितने पास है, आपके जहाँ आप कोचिंग जाते हैं उसके कितने क्लोज है। तो ये आपके हो गए मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया आपका रेंट ऑफ हाउस, पीजी, वाट एवर जो बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जो रेंट होगा उस हाउस का, उस रूम का, वो डिपेंड करेगा मल्टीपल वेरिएबल्स पे, जैसे कि क्लोजनेस टू दी और कॉलेज, यूनिवर्सिटी, वहाँ के आसपास कोचिंग कितनी है, मार्केट कितने क्लोज है उसके। ये सभी मल्टीपल आपके जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ओके, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। ये सिंपल एग्जांपल है आपको समझने के लिए, जहाँ पर मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे और एक आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। डायबिटीज डिजीज डिपेंड वेरिएबल एंड फूड हैबिट्स लाइफ स्टाइल इंडिपेंड। हाँ, ये सही है आंसर मोनालिसा। क्लीनिनेस नंबर ऑफ, ये जो है आपने दिया है इसको समझ में नहीं आया क्या है इसका मतलब है। मॉस्किटो से मलेरिया होता है। साफ सफाई रहेगी तो मॉस्किटो नहीं आएंगे, वो रूपल ने दिया है। ओके। हाँ। ओके, रूपल जैन आपका जो है एग्जाम्पल ठीक हो सकता है, लेकिन एक्चुअली वो आपने पूरा लिखा नहीं। क्लीनिंगनेस से नंबर ऑफ मॉस्किटो से मलेरिया, मतलब क्लीनिंगनेस रहेगी तो मॉस्किटो कम आएंगे तो मलेरिया नहीं होगा, ऐसे बोल रहे हैं। हाँ। ओके ओके, वो ठीक है एग्जाम्पल डायबिटिक डिसीज का। ओके। और ऐसे देख सकते हैं स्टडी। स्टडी आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होगा किस पर, अगर मान लीजिए आप अच्छे से स्टडी करते हैं तो आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। ओके, आपके फैमिली वाले आपसे खुश होंगे। ओके, आपकी जॉब भी सही जगह अच्छी जगह लग जाएगी। जो भी है, तो ये आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो गए। ओके, हम लोग बात कर रहे थे रिग्रेशन एनालिसिस। नेक्स्ट हम बात करेंगे सर डिफरेंस बिटवीन कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। ओके, यहाँ पर आपके ये जो है मल्टीपल वेरिएबल्स होते हैं, एक एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। उसमें ऐसा नहीं होता है कोरिलेशन में, वहाँ पर दो ही वेरिएबल्स होते हैं, या दो या दो से अधिक, उनके बीच में रिलेशन देखा जाता है। ओके, सिंपल दो वेरिएबल्स के बीच में हम रिलेशन चेक करते हैं। यहाँ पर हम जो है कहीं ना कहीं अब एक वेरिएबल जो है दूसरे उस पर क्या इम्पैक्ट है, क्या इफेक्ट है, क्या बोल सकते हैं, क्या रिलेशन है। ओके, वो जो दूसरा वेरिएबल जो डिपेंडेंट है, ओके, उसको देखते हैं। नेक्स्ट है सैम्पलिंग। मल्टीपल कोरिलेशन सेम ही है, नहीं, मल्टीपल कोरिलेशन सेम नहीं है। वो जो वेरिएबल्स हैं V1 V2 V3, वो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं हो सकते हैं। हो सकता है कि सिंपल वेरिएबल्स हो, ओके, उनके बीच में हम रिलेशन देख रहे हो सकता है कि एक वेरिएबल दूसरे पे डिपेंडेंट ना हो, या मल्टीपल वेरिएबल्स पे डिपेंडेंट ना हो। ओके, उसमें हम एसोसिएशन देखते हैं कि बेसिकली एसोसिएशन है कि नहीं। ओके, यहाँ पर जो वेरिएबल्स हैं वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, उसको हम देख रहे होते हैं। मल्टीपल वेरिएबल्स होता है यहाँ पर। नेक्स्ट है सैम्पलिंग। सैम्पलिंग का मतलब क्या होता है? ये भी एक मेथड है इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक में, जिसका हम यूज करते हैं। सैम्पलिंग में होल पॉपुलेशन से कुछ इंडिविजुअल्स का सिलेक्शन करना होता है। मेथड ऑफ सिलेक्टिंग सैंपल्स। ओके, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये बहुत बड़ा बॉक्स है, यहाँ पर इसके अंदर बॉल है, रेड बॉल्स है।
इसमें से आपने मान लीजिए 5 वॉल निकाल लिए। ओके, तो ये पूरा का पूरा आपका पॉपुलेशन हो जाएगा। ये जो है आपका सैंपल हो जाएगा। ओके, मेथड ऑफ सिलेक्टिंग सैंपल बिल्कुल करेक्ट है। जहां पर हम पर्टिकुलर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को सेलेक्ट कर लेते हैं पूरी पॉपुलेशन पॉपुलेशन में से, ताकि बेसिकली हम अंडरस्टैंड कर पाए। ओके, ऑब्जर्व कर पाए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉपुलेशन। ओके, जैसे मान लीजिए आपने 5 वॉल्स को निकाला, आपने देखा कि ये 5 वॉल जो है रेड है, तो आपने सोचा कि अगर इसमें 5 वॉल्स रेड, इसका मतलब सभी की सभी वॉल जो होगी वो रेड कलर की होगी। या फिर एक चॉकलेट के बॉक्स में से आपने कुछ चॉकलेट निकाल लिए और आपने देख लिया कि कौन सी कंपनी की चॉकलेट्स हैं। ओके, तो आप प्रिडिक्ट करते हैं कि इस बॉक्स के अंदर इसी प्रकार के सभी चॉकलेट होंगे। ओके, सैंपल के थ्रू से होल पॉपुलेशन को समझते हैं बिल्कुल। ओके, पॉपुलेशन की क्या करेक्टरिस्टिक्स है उसको आप समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, इसलिए हम सैम्पलिंग का यूज करते हैं। ओके, यहाँ पे क्लियर है पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है। पॉपुलेशन का मतलब होता है कि पूरा का पूरा सैंपल, पूरी पॉपुलेशन, जैसे कि 100 आइटम है। ओके, तो ये आपका कहलाएगा पॉपुलेशन। इसमें से आपने 5 आइटम निकाल लिए, तो ये कहलाएंगे सैंपल। ओके, अब सैम्पलिंग फ्रेम क्या होता है, एनीबडी? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैम्पलिंग फ्रेम? पॉपुलेशन और सैम्पलिंग फ्रेम में क्या डिफरेंस होता है, कोई बताएगा? फ्रॉम वेयर वी गेट सैंपल, सैंपल के थ्रू से होल पॉपुलेशन को समझते हैं। ओके, एंड व्हाट अबाउट द सैम्पलिंग फ्रेम? दैट सोर्स फ्रॉम द सैंपल इज ड्रॉन, यूनिट्स ऑफ ऑल एलिजिबल सैंपल्स। ये ठीक है, यूनिट्स ऑफ ऑल एलिजिबल सैंपल, सैंपल फ्रेम कैन बी सबसेट ऑफ पॉपुलेशन, ये भी ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, आपको पता है कि आपने किसी विलेज में स्टडी करनी है, तो आपके लिए विलेज, ओके, आपको स्टडी करना है मान लीजिए गर्ल्स के ऊपर। ओके, उनकी एजुकेशन को लेकर के, तो आपके लिए जो विलेज के अंदर जितने भी गर्ल्स हैं, आपके लिए वो पॉपुलेशन कहलाएगी। लेकिन सैंपल आप जहाँ से लेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पर गर्ल्स की पॉपुलेशन फॉर एग्जांपल 200 है। ओके, और आप जहाँ पर इजीली तरीके से पहुंच सकते हैं, ओके, वो नंबर ऑफ गर्ल्स केवल 150 ही है, तो आपके लिए वो 150 गर्ल्स जो है केवल आपके लिए सैम्पलिंग फ्रेम कहलाएगी, कि जहाँ से आप जो है सैंपल ले सकते हैं डायरेक्टली, इजिली तरीके से। द सोर्स ऑफ फ्रॉम द सैंपल कैन बी ड्रॉ, दैट इज कॉल्ड सैम्पलिंग फ्रेम। जहाँ से सैंपल ले सकते हैं, बिल्कुल करेक्ट। ओके, पॉपुलेशन बड़ी हो सकती है। अब पॉपुलेशन के अंदर जितने भी लोग आएंगे, हो सकता है वहां तक आप रीचेबल ना हो, आपके लिए वो एक काइंड ऑफ यूनिवर्स, एक पॉपुलेशन है। लेकिन जितने सैंपल जहाँ से आप रीच कर सकते हैं, वो आपके लिए फ्रेम कहलाएगा। ओके, जैसे कि मान लीजिए आप किसी स्कूल चले जाते हैं। ओके, वहाँ पर भी गर्ल्स होंगे, तो आपके लिए वो आपका एक एज ए सैम्पलिंग फ्रेम कहलाएगा, जहाँ से आप इजीली तरीके से एक्सेस कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन। ओके, डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, वो सैंपल फ्रेम कहलाता है। क्लियर है? ओके, सैंपल इज अ लिस्ट ऑफ थिंग दैट ड्रॉ द सैंपल फ्रेम। क्लियर? ओके, तो सैम्पलिंग फ्रेम में भी हमेशा परफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि हो सकता है कि उसमें भी कुछ एरर आ जाती है, कि हो सकता है कि जो आपने सेट कर रहे हो कि 150 ये सैंपल है, यहाँ से हमको डेटा कलेक्ट करना है, तो लोग इसमें आ भी सकते हैं, जा भी सकते हैं। ओके, क्योंकि विलेज तो एक ही है ना। हो सकता है 150 जो सैंपल्स आपने सेलेक्ट कर लिए हैं कि यहाँ से हम डेटा कलेक्ट करेंगे, तो उसमें से कुछ सैंपल्स बाहर चले जाए या कुछ अंदर आ जाए। जैसे कि स्कूल है, स्कूल के अंदर स्टूडेंट रहते हैं, हो सकता है कि जिस दिन आप सैंपल कलेक्ट कर रहे हो उस दिन कुछ गर्ल्स ना आए। ओके, तो उस सैंपल के अंदर नहीं आएंगे, तो काइंड ऑफ सैम्पलिंग फ्रेम में भी एरर आ सकता है, दैट नॉट ऑलवेज ए परफेक्ट। ओके, जिसकी वजह से सैम्पलिंग बैचनेस आ जाता है। सर पॉपुलेशन और सैंपल फ्रेम में डिफरेंस नहीं समझा, दोबारा समझा देते हैं। पॉपुलेशन का मतलब होता है कि होल यूनिवर्स। जैसे कि मान लीजिए आप स्टडी कर रहे हैं, आप
फार्मर्स के ऊपर। ओके, आपने देखा गांव के अंदर 100 फार्मर है, आपके लिए पॉपुलेशन हो गया। ओके, आप जब डेटा कलेक्ट करने जाएंगे तो आपने ये पाया कि सभी के सभी फार्मर्स जो हैं आपको डे टाइम में अवेलेबल नहीं होते हैं, क्योंकि वो अपने सभी के सभी खेत पर चले जाते हैं, काम करने चले जाते हैं। केवल 50 फार्मर्स जो है अवेलेबल हैं स्टडी करने के लिए, आप जहाँ से डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आप बातचीत कर सकते हैं। तो केवल 50 फार्मर आपके सैम्पलिंग फ्रेम कहलाएगा। ओके, क्योंकि फार्मर्स तो बहुत ज़्यादा 100 है उस विलेज के अंदर, लेकिन वो रीचेबल नहीं है, जिससे आप बात नहीं कर सकते, कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते। केवल 50 ऐसे फार्मर हैं जिनसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अवेलेबल है, तो आपका सैम्पलिंग फ्रेम कहलाएगा। ओके, यहाँ से आप सैंपल कलेक्ट करेंगे। ओके, समझ में आ गया? अब ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए आपने देखा कि 15 आपने लोग सिलेक्ट कर लिए या 20 सिलेक्ट कर लिए, तो फार्मर्स बेसिकली हो सकता है कि जो फार्मर कल अवेलेबल नहीं था वो हो सकता है आज अवेलेबल हो जाएगा, तो इसमें आ सकता है, वो जा सकता है इसमें से। ओके, तो इसी वजह से सैम्पलिंग फ्रेम में जो परफेक्ट नहीं होता है सैम्पलिंग फ्रेम हमेशा, ओके, कहीं ना कहीं उसमें बायसनेस आ सकती है, एरर आ सकती है जब हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, सैंपल को सिलेक्ट करते हैं। So what we take as sample are sample frame. All farmers are population, हाँ सभी के सभी फार्मर पॉपुलेशन है, और पूरे के पूरे पॉपुलेशन में से कुछ फार्मर्स जो अवेलेबल होंगे आपके लिए, जो कि डेटा कलेक्ट आप वहां से कर सकते हैं या उनसे बात कर सकते हैं, वो आपके लिए सैंपल कहलाएंगे। ठीक है, जैसे कि एक बॉल में अगर जितने राइस रखा है वो रिवर्स, उसमें से अगर थोड़ा निकाल लेते हैं तो वो पॉपुलेशन, और उसमें से 10 राइस ले लेते हैं तो वो सैंपल, एग्जाम्पल हो सकती है सैंपल और पॉपुलेशन के लिए। देखिए जो यूनिवर्स का पॉपुलेशन ही होता है यूनिवर्स, जैसे कि मान लीजिए आपके लिए यूनिवर्स क्या है, विलेज है, तो उसमें जितने लोग हैं वो आपका यूनिवर्स है, वही आपकी पॉपुलेशन है। ओके, तो किस प्रकार का सैम्पलिंग फ्रेम में बैचनेस आ सकती है, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे फॉर एग्जांपल मिसिंग एलिमेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने मान लीजिए सेलेक्ट कर लिए थे 100 फार्मर्स में से कुछ फार्मर्स। ओके, हो सकता है कि बहुत सारे फार्मर्स में इंक्लूड ना हो जो कि अवेलेबल है डे टाइम में भी, जो कि जिससे आप सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं, और वो हो सकता है इस फ्रेम के अंदर आपने जो फ्रेम सेलेक्ट कर लिया है। क्योंकि आप फ्रेम सेलेक्ट इस आधार पर करते हैं कि आप किससे इजीली तरीके से बात कर सकते हैं, कहाँ से डेटा इजीली तरीके से कलेक्ट कर सकते हैं, सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं, तो उसके आधार पर आप जो है फ्रेम बनाते हैं। हो सकता है उस फ्रेम के अंदर और भी फार्मर्स आ सकते थे लेकिन आपने उनको नहीं लिया, तो उसको हम बोलते हैं मिसिंग एलिमेंट। ओके, ऐसे फार्मर जो कि आपको सही इन्फॉर्मेशन दे सकते थे और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दे सकते थे, आपने उनको नहीं लिया क्योंकि आपको एक फ्रेम बनाना था कि आपको 50 ही सैंपल चाहिए थे और आपने कुछ लोगों को सिलेक्ट कर लिया, तो उसमें बोलते हैं मिसिंग एलिमेंट। ओके, जहां पर कुछ पॉपुलेशन जो है उसमें सेलेक्ट नहीं हो पाती, कुछ मेंबर सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं फ्रेम के अंदर। दूसरा है फॉरेन एलिमेंट। ओके, कुछ नए या बोल सकते हैं ऐसे मेंबर्स इंक्लूड हो सकते हैं उसके अंदर जो कि आपने फ्रेम में लिए नहीं थे। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी विलेज के अंदर, वहाँ पर कोई कल्चरल एक्टिविटी हो रही है। ओके, और वहाँ पर आप ऑब्जर्वेशन के माध्यम से डाटा कलेक्ट करना चाहते हैं या समझना चाहते हैं वहाँ के कल्चर को। ओके, कल्चर को अंडरस्टैंड करने के लिए जनरली ऑब्जर्वेशन ही किया जाता है, ये मेथड यूज करते हैं। तो आप जनरली आप जिस विलेज में गए हैं वहाँ के कल्चर को पढ़ने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए, हो सकता है कि दूसरे विलेज के लोग वहाँ आ जाए, क्योंकि फेस्टिवल है, फेस्टिवल में बाहर के लोग आ सकते हैं, तो आपके लिए वो फॉरेन एलिमेंट कराएंगे। ओके, आप तो केवल इसी विलेज के लोगों की स्टडी करना चाहते थे, उनके कल्चर को स्टडी करना चाहते थे, लेकिन कुछ लोग बाहर से भी आ गए, आपको पता नहीं चला, और आप उनको भी ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो वो आपके लिए एज ए फॉरेन एलिमेंट कहलाएंगे। क्लियर है? फॉरेन एलिमेंट का मतलब क्या होता है? ऐसे नॉन मेंबर जो कि पॉपुलेशन में आ जाते हैं, जिनको आपने फ्रेम में नहीं लिया था। तीसरा है डुप्लीकेट एलिमेंट। डुप्लीकेट एलिमेंट इन द सैंपल फ्रेम। जैसे कि मान लीजिए 4 लोग हैं, आपने उनसे बात की, और 4 तो कम होते हैं, मान लीजिए आपने 50 लोगों से बात किया, और इतने सारे लोग होते हैं आपको नहीं याद रहा, आपने दोबारा किसी एक पर्सन को दोबारा उसका इंटरव्यू ले लिया, दोबारा उससे आपने बातचीत कर ली, उससे डेटा कलेक्ट कर लिया कई बार, तो उसमें बोलते हैं डुप्लीकेट एलिमेंट। उसमें आपका एक जैसा डेटा हो जाएगा। तो जब ज़्यादा लोगों से आप बात करेंगे, ज़्यादा लोगों से, एक ही इंसान से 2-3 बार आप फॉर्म भरवा लेंगे या उससे इंटरेक्ट कर लेंगे, उससे इंटरव्यू ले लेंगे, तो पूरा आपका डुप्लीकेट
एंटिटी डुप्लीकेट आपकी एंट्री हो जाएगी पूरे सैम्पलिंग फ्रेम में। क्लियर है? तो ये प्रकार की इस प्रकार की तीनों ये जो है प्रॉब्लम हो सकती है आपके सैम्पलिंग फ्रेम में। जब आप सैम्पल फ्रेम सेलेक्ट करते हैं बनाते हैं तो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि ऐसा तो नहीं है कि सैम्पलिंग फ्रेम के अंदर जिस चीज़ को हम लेना चाहते हैं वो इंक्लूड नहीं हुआ हो। ओके, उसे हम मिसिंग एलिमेंट बोल देते हैं, या फिर ऐसे एलिमेंट जो कि आ गए हों बाहर से, जो कि हमने ऑलरेडी इसमें फ्रेम में नहीं रखे थे फिर भी इंक्लूड हो गए हमारे ऑब्जर्वेशन में, हमारी स्टडी के अंदर, वो आपका कहलाएगा फॉरेन एलिमेंट। और डुप्लीकेट एंट्री का मतलब होता है कि जब हम सर्वे या स्टडी कर लेते हैं किसी एक पर्सन पर मल्टीपल टाइम्स, तो कहलाएगा डुप्लीकेट एंट्री। तो दीज आर द काइंड ऑफ प्रॉब्लम दैट कैन बी अराइज व्हेन वी फ्रेम द सैम्पलिंग फ्रेम। ओके, अब देखते हैं कितने प्रकार के मेथड्स होते हैं सैम्पलिंग के। प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स आर यूज्ड इन सैम्पलिंग, बिल्कुल करेक्ट है। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? जहां पर पॉपुलेशन के अंदर हर एक यूनिट को सिलेक्ट होने के चांसेस होते हैं। जैसे कि आपने एक बॉक्स के अंदर बहुत सारे बॉल्स हैं। ओके, इसके अंदर आपने अपना हाथ डाला और उसमें से कुछ बॉल निकाल लिए, तो कोई भी बॉल आ सकती थी आपके हाथ में। आपने पहले से सोचा नहीं था कि आपको इसी बॉल को उठाना है। आपने कोई भी रैंडमली अपने इसमें हाथ डाला और उसमें से बहुत सारी बॉल थी, कोई भी एक दो चार पिक कर ली, तो कहलाएगा रैंडम सैम्पलिंग, जहां पर हर एक बॉल का सेलेक्ट होने का चांस था। और दूसरा होता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। ओके, जहां पर चांस नहीं होता है हर एक सैंपल का, हर एक एलिमेंट का सिलेक्ट होने का, जहां पर आप जानबूझ करके कोई पर्टिकुलर सैंपल चूज कर लेते हैं, कोई पर्टिकुलर यूनिट को चूज कर लेते हैं, उसको हम बोलते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। करेक्ट है? कितने प्रकार का नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होता है बताइए? पहले हम बात करेंगे नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की। रैंडम स्ट्रेटिफाइड क्लस्टर, दीज आर द probability sampling. Random sampling is a probability sampling. Cluster sampling also the probability sampling. देखिए, रटना नहीं है, आपको पता होना चाहिए। नॉन प्रोबेबिलिटी जहां पर चांसेस कम होते हैं, मतलब हर एक एलिमेंट का सेलेक्ट होने के चांस नहीं होते हैं, उसको हम बोलते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी। ओके, जैसे कि कन्वीनियंस सैम्पलिंग। यहाँ पर रिसर्चर अपने कन्वीनियंस के आधार पर जो है सैंपल सिलेक्ट करता है। उसको पता है कि अगर हमको स्टूडेंट का डेटा कलेक्ट करना है, या मान लीजिए बच्चों पर 5 साल से लेकर 10 साल के बच्चों या 15 साल के बच्चों पर स्टडी कर रहा है कोई रिसर्चर, तो उसको पता है कि ये बच्चे सभी के सभी स्कूल में मिल जाएंगे, तो स्कूल जाकर के डाटा कलेक्ट कर लेगा। तो उसको बोलते हैं हम कन्वीनियंस सैम्पलिंग, जहाँ पर वो अपने कन्वीनियंस के आधार पर, उसको पता है जहाँ पर हमारा जो है रिसोर्सेज कम यूटिलाइज होंगे, डेटा हमको जल्दी मिल जाएगा, सैंपल हमको जल्दी मिल जाएंगे, तो वहाँ पर वो है स्टडी करता है, सर्वे करता है, तो उसको हम बोलते हैं कन्वीनियंस सैम्पलिंग। किसी स्कूल में जाकर, कॉलेज में जाकर के स्टडी कर लेना। ओके, उसे बोलेंगे हम कन्वीनियंस सैम्पलिंग। दूसरा है कोटा सैम्पलिंग। कोटा सैम्पलिंग का मतलब क्या होता है? मॉनिटर करना, नहीं मॉनिटर करना क्लासरूम, मॉनिटर, हाँ बिल्कुल करेक्ट है। ये भी ठीक है, मॉनिटर क्लासरूम मतलब एक को डिवाइड द होल ग्रुप एंड सेलेक्ट सम ऑफ द पार्ट्स, ये भी करेक्ट है। ओके, कोटा सैम्पलिंग में क्या करते हैं कि बेसिकली पॉपुलेशन को ना ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। ओके, फिर उसमें से हम जो है अपना एक पूरा का पूरा पॉपुलेशन सेलेक्ट कर लेते हैं कि आपको जहाँ से डेटा इजिली मिल जाए। ओके, मतलब एक का चॉइस करना, डिवाइड द होल ग्रुप एंड सिलेक्ट सम ऑफ द पार्ट्स, उसको हम बोलेंगे कोटा सम। कोटा से आप बेसिस बन सकते हैं। कोटा का मतलब क्या होता है कि जहाँ पर फिक्स होता है। ओके, यहाँ पर पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन को हमने डिवाइड कर दिया है स्टार्टा में छोटे छोटे ग्रुप्स में, और उसमें से हमने कोई जो है ग्रुप समूह सिलेक्ट कर लिया। बेसिकली हम चाहते हैं स्टडी करना, अंडरस्टैंड करना किसी पॉपुलेशन को, लेकिन हमको पता है कि पूरी की पूरी पॉपुलेशन एक ही जैसी है, तो हम उसमें से कुछ ग्रुप बना करके कुछ डेटा वहाँ से कुछ सैंपल से ले सकते हैं।
हाइपोथेटिकली मेक्स ग्रुप एंड डिवाइड, बिल्कुल करेक्ट है, उसको बोलेंगे कोटा सैंपलिंग। नेक्स्ट है पर्पजफुल सैंपलिंग। अगर समझ में ना आया बीच में तो बता देना कोई भी। पर्पजफुल सैंपलिंग या इसको बोलते हैं जजमेंटल सैंपलिंग। सो व्हाट इज द जजमेंटल और पर्पजफुल सैंपलिंग? जहाँ पर प्रिडिक्शन करके सिलेक्शन करते हैं, रिसर्चर चॉइस। ओके, रिसर्चर चूज करता है। ओके, और एनीबडी? देखिए, जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग्स में जो सैम्पलिंग मेथड है ना, लगभग एक ही जैसे होते हैं। कहीं कहीं पर हम लोग जो मल्टीपल मेथड्स यूज कर लेते हैं डेटा कलेक्ट करने के लिए। ओके, जैसे देखो, जजमेंटल पर्पसफुल का मतलब होता है सिंपल, कि जो रिसर्चर है उसके पास पहले से कुछ नॉलेज होगा, उसको पता होगा। ओके, उसका जो अनुभव है, उसका जो एक्सपीरियंस है, उसको पता है कि इस प्रकार के सैंपल्स कहाँ मिलेंगे, कहाँ से हम डायरेक्ट इजीली तरीके से डेटा को हम कलेक्ट कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। और उसकी उसके मान लीजिए कोई सर्वे कर रहा है, तो उसको पता है कि सर्वे के लिए किस प्रकार के पर्सन चाहिए, जहाँ से हम इजीली तरीके से और अच्छा डाटा कलेक्ट कर लेंगे। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन स्टडी कर रहा है फार्मर्स के ऊपर। ओके, वो चाहते हैं कि फार्मर्स के बारे में स्टडी करें, वो किस प्रकार की क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं, किस प्रकार के जो है पेस्टिसाइड यूज करते हैं। तो उनको पता है कि ये पूरी इन्फॉर्मेशन वो फार्मर दे सकता है जिसको थोड़ा नॉलेज होगा। ओके, जो थोड़ा पढ़ा लिखा होगा, चीज़ों को बता पाएगा किसका कितना रेट है, किसकी कितनी प्राइस है, किस प्रकार की फसलें होती हैं डिफरेंट सीजन्स में। तो रिसर्चर उसको चूंकि पता है कि इस प्रकार के इन्फॉर्मेशन दे सकता है एक पढ़ा लिखा फार्मर जिसको थोड़ा नॉलेज होगा, तो जानबूझकर गांव में जाएगा, स्पेशली उन्हीं लोगों से मिलेगा जिनको थोड़ा नॉलेज होगा, जिनको ज्ञान होगा, जो पढ़े लिखे होंगे फार्मर्स। ओके, उनसे डेटा कलेक्ट करेगा। तो उसको बोलते हैं जजमेंटल पर्पसफुल सैम्पलिंग, जहाँ पर रिसर्चर अपने नॉलेज का यूज करता है, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव का यूज करता है। ओके, और ऐसे इंडिविजुअल्स को लेता है अपने स्टडी के लिए, जो कि जहाँ से इजिली तरीके से उनको डाटा मिल जाए। सिलेक्टिव होता है, बिल्कुल। ओके, या सिंपल बोल सकते हैं कि जब रिसर्चर चाहता है कि, जैसे फॉर एग्जांपल, जब सरकार, गवर्नमेंट कोई रिसर्च कराना चाहती है, ओके, कोई सर्वे कराना चाहती है, तो जनरली जो रिसर्चर होगा ना, वो जानबूझ करके वो नहीं चाहेगा कि सरकार के अगेंस्ट में किसी प्रकार का जो है रिजल्ट आए। तो जानबूझ करके वही सैंपल सेलेक्ट करेगा जो कि गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, जिससे बेनिफिटेड हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी स्कीम ले लीजिए सरकार की। ओके, ओके, अब गवर्नमेंट चाहती है कि उस पर एक काइंड ऑफ सर्वे किया जाए कि कितने लोग बेनिफिटेड हुए। तो जो सर्वे करेगा, जो सर्वे एजेंसी होगी, वो जानबूझकर ऐसे ही लोग सेलेक्ट करेगी जहाँ पर गवर्नमेंट का उसका बेनिफिट हुआ हो, उनकी जो स्कीम्स हैं सरकार की, उससे लोग बेनिफिटेड हुए हो, उन्हीं लोग को सिलेक्ट कर लेगा वो जानबूझकर, ताकि अच्छा रिजल्ट आए। दैट इज काइंड ऑफ जजमेंटल और पर्पजफुल सैम्पलिंग। ओके, नेक्स्ट है स्नोबॉल सैम्पलिंग। स्नोबॉल सैम्पलिंग का मतलब क्या होता है? जब मैंने एग्जाम दिया था उस टाइम पर ये क्वेश्चन आया था स्नोबॉल सैम्पलिंग का। व्हाट द मीनिंग ऑफ स्नोबॉल सैम्पलिंग? रेफरल बेस्ड, करेक्ट है। जहाँ पे पॉपुलेशन के बारे में पता नहीं होता है, ये भी करेक्ट है। और चेन बेस्ड होता है। वी सिलेक्ट द फर्स्ट सैंपल, देन द सैंपल सेल्फ सेलेक्ट अदर, ये भी करेक्ट है। जहाँ पर जो सैंपल्स होते हैं उनको लोकेट करना बड़ा डिफिकल्ट होता है, हमको नहीं पता होता है कि ये सैंपल जो है इस प्रकार के हमको कहाँ मिलेंगे। ओके, तो रेफरल प्रोग्राम के माध्यम से जो है यहाँ पे डेटा कलेक्ट किया जाता है। ओके, जैसे मान लीजिए कोई पेशेंट है, अब किसी रिसर्चर को स्टडी करना है HIV पेशेंट पर। तो क्या मान लीजिए पीपल दे आर स्टडिंग ऑन द ट्रांसजेंडर। ओके, जिस प्रकार जो ऐसे सैंपल जो इजीली अवेलेबल नहीं होते हैं। ओके, मान लीजिए कोई HIV पेशेंट्स है, उसको स्टडी करना है 50 HIV पेशेंट्स पर, उनकी हेल्थ पर, उनकी मेंटल एस्पेक्ट पर स्टडी करना है, सोशल सोसाइटी पर। तो क्या करेगा कि वो डॉक्टर के पास जाएगा। ओके, डॉक्टर से 2-3 पेशेंट की लिस्ट लेगा।
उन 2-3 पेशेंट के पास जाएगा। फिर वो 2-3 पेशेंट जो है, चाहे पेशेंट वो और किसी का नाम बता देंगे कि यहाँ पर ये पर्सन भी है, उसको भी ये प्रकार की प्रॉब्लम है, तो ये काइंड ऑफ चेन बनती जाएगी। ओके, एक पर्सन दूसरे को रिफर करेगा, दूसरा तीसरे को रिफर करेगा, और इस प्रकार से लंबी सी चेन बन जाएगी, और रिसर्चर को डेटा इस प्रकार से वो कलेक्ट कर लेगा। जैसे कोरोना इफेक्टिव पर्सन का पता करना, हाँ ये भी ठीक है। कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं जहां पर पॉपुलेशन अवेलेबल नहीं होती, जिनको हम पता नहीं होता है बेसिकली, या जिनको हम लोकेट नहीं कर पाते हैं, तो एक पर्सन से दूसरे पर्सन, दूसरे से तीसरे पर्सन को हम इस प्रकार से जुड़ते जाते हैं, पहुंच जाते हैं। ओके, जैसे मान लीजिए किसी आप नई जगह पे जा रहे हैं, नए प्लेस पे जा रहे हैं, आपको नहीं पता है कि वो जगह कहाँ पर है, तो आपने एक पर्सन से पूछा, तो आप उसी रास्ते थोड़ा आगे गए, इसके बाद दूसरे पर्सन से पूछा, फिर थोड़ा आगे चले गए, इस प्रकार से उस अपनी लोकेशन पे पहुंच जाते हैं, डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं। तो ये काइंड ऑफ स्नोबॉल बोल सकते हैं। स्नोबॉल सैम्पलिंग में हम जो है इस प्रकार के यूज करते हैं, बोल सकते हैं रेफरल प्रोग्राम का यूज करते हैं। ओके, एक चेन के माध्यम से डेटा कलेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, यहाँ तक क्लियर है? ओके, नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का मतलब क्या होता है? जहाँ पर चांसेस होते हैं हर एक एलिमेंट का पॉपुलेशन में सिलेक्ट होने का, उसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। जब भी रिसर्चर कोई सैंपल लेगा तो उसमें हर एक यूनिट का पॉसिबिलिटी होती है वो सिलेक्ट हो सकता है। जैसे कि रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, ओके, क्लस्टर सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग का मतलब ही सिंपल है कि जहाँ पर हम जो है पॉपुलेशन जो है उसमें से हम डिवाइड कर लेते हैं, और उसमें से कोई भी चूज कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द सेक्स, एज, जेंडर। थोड़ा सा 1 सेकंड, ये आपका रैंडम सैम्पलिंग कहलाता है। स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग का मतलब क्या होता है? स्ट्रैटिफाइड का मतलब आपको पता होगा, ग्रुपिंग करना, स्टार्टा में छोटे छोटे समूह में कन्वर्ट कर लेना, फिर जो है रैंडमली सेलेक्ट करना। ओके, उसको बोलता है स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। क्योंकि रैंडम सैम्पलिंग है तो यहाँ पर आप रैंडमली सिलेक्ट करेंगे, लेकिन यहाँ आगे लिखा है स्ट्रैटिफाइड, इसका मतलब इसके अंदर बहुत सारे लोग हैं। ओके, तो हम क्या करेंगे कि एक ग्रुप बना लेंगे अ, बच्चों का, इसमें बच्चे होंगे, चिल्ड्रंस होंगे, इसमें अडल्ट होंगे, अडल्ट मेल, अडल्ट फीमेल, इसमें चौथे ग्रुप में होंगे बूढ़े लोग, एज पीपल। इस प्रकार से हम ग्रुपिंग कर लेंगे, स्टार्टअप बना लेंगे, फिर उसमें से हम रैंडमली सेलेक्ट कर लेंगे, रैंडमली डेटा कलेक्ट करेंगे, उसको हम बोलते हैं स्टैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। ये आपका एज के आधार पर हो सकता है, या एथनिसिटी के आधार पर हो सकता है, रिलीजन के आधार पर हो सकता है। ओके, जैसे कि मान लीजिए ऐसा देख सकते हैं कि फार्मर्स कितने, एक ग्रुप में फार्मर्स कर दिए, एक में ऐसे लोग कर दिए जो जॉब करते हैं। ओके, तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड हाइट के अकॉर्डिंग या एज के अकॉर्डिंग, किसी भी वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग जब डेटा को हम स्ट्रेटिफाइड कर लेते हैं, उसको ग्रुपिंग कर लेते हैं, देन उसमें से हम डेटा रैंडमली सिलेक्ट करते हैं, उसको बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। ओके, रैंडम रैंडम क्लस्टर सैम्पलिंग का मतलब क्या होता है? यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया था कि उसको स्ट्रेटिफाइड किया था, डेटा को ग्रुपिंग किया था किसी वेरिएबल्स के आधार पर, एज, सेक्स, जेंडर, एथनिसिटी। ओके, और रैंडम क्लस्टर सैम्पलिंग में क्या करेंगे? एनीबडी? सिस्टमेटिकली, जैसे कि एक ग्रुप से 10, दूसरे ग्रुप से 10, होमोजेनिटी के आधार पर, ये भी सही है। हाँ ये ठीक है, होमोजेनियस ग्रुप। जैसे कि मान लीजिए सिटी है, सिटी के अंदर 15 वार्ड्स हैं या 15 मोहल्ले हैं। ओके, तो वो हम डिवाइड कर लेंगे इस प्रकार से, होमोजेनिटी के आधार पर एक जैसे रहते हैं, तो उनमें से कोई भी रैंडमली हम सेलेक्ट करेंगे सैंपल्स, वो आपका कहलाता है रैंडम क्लस्टर सैंपल। किसी एरिया पर, जैसे सिटी में, हाँ बिल्कुल करेक्ट है, सिटी के अंदर या किसी मोहल्ले के अंदर छोटे छोटे समूह रहते हैं, चार, जैसे 4 वार्ड सेलेक्ट कर लिया आपने, 4 मोहल्ले सेलेक्ट कर लिए। ओके, वहां से आपने रैंडमली पे डेटा कलेक्ट किया, वो आपका कहलाएगा। जैसे कि मान लीजिए कॉलेज के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। ओके, इस प्रकार से सेलेक्ट कर सकते हैं, स्टूडेंट ले सकते हैं। नेक्स्ट है सिस्टमेटिक
सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग का मतलब क्या होता है? सीक्वेंस में सिस्टमैटिकली, जैसे कि ग्रुप से 10 में से ग्रुप में 10, ये एक फिक्स इंटरवल में, इसको बोलते हैं फिक्स इंटरवल में। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि क्लास के अंदर 15 स्टूडेंट है, 50 स्टूडेंट है, ओके। तो मान लीजिए कोई रिसर्चर स्टडी करना चाहता है तो बोल देगा कि एक काम करिए, इसका रोल नंबर 1 है, रोल नंबर 3 है, रोल नंबर 5 है, रोल नंबर 7, रोल नंबर 9, रोल नंबर 11, इस प्रकार से ये जो रोल नंबर है ये सभी के सभी आ जाएं, ओके। इनसे डिस्कशन होगा, इनसे बातचीत होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हर एक, इसके बीच में गैप है, सेम बराबर एक गैप है, उसको बोलते हैं हम सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, जहां पर हम nth इंडिविजुअल्स को इंक्लूड करते हैं सैंपल में, ओके। कि पहला जो है स्टूडेंट ले लिया, उसके बाद तीसरे नंबर का ले लिया, फिफ्थ नंबर का ले लिया, ठीक। इसके बीच में बराबर गैप है और nth इंडिविजुअल्स को हम सेलेक्ट कर रहे हैं सैंपल के अंदर, उसको बोलेंगे सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, ओके। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? हम बात करेंगे सैम्पलिंग बायसनेस की, सैम्पलिंग एरर। सैम्पलिंग एरर का मतलब क्या होता है? सैम्पलिंग बायसनेस क्या है, बताइए। सैम्पलिंग बायस, सैम्पलिंग बायस का मतलब सिंपल यही है कि जो नॉन, हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे सैम्पलिंग के बारे में, ओके। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, जहाँ पर रिसर्चर जानबूझ करके जो ऐसे डेटा कलेक्ट कर लेता है, या फिर पॉसिबिलिटी होती है कि वो सैंपल्स हैं जो कि इंक्लूड नहीं हो पा रहे हैं, ओके, उस प्रोसेस के अंदर। फेवरेबल सैंपल, बिल्कुल करेक्ट है। नो चांस ऑफ सिलेक्टेड एवरेज एलिमेंट, उसको हम बोलते हैं सैम्पलिंग बायस या सैम्पलिंग बायसनेस। जब हमें सैंपल्स का साइज छोटा रखते हैं तो एरर है जाते हैं, एरर पाए जाते हैं, हाँ वो ठीक है, कम, ओके। सैम्पलिंग बायसनेस का मतलब होता है जहाँ पर हम मान लीजिए, जहाँ पर वो सैंपल्स इंक्लूड नहीं हो पाते जिनको होना चाहिए। जैसे कि फार्मर का एग्जांपल मैंने लिया था, या पर आप